हेलो स्टूडेंट्स एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव के एक बिल्कुल नए वीडियो में। आज की हमारी वीडियो में हम हमारी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। क्लास 12th के मैक्सिमम टॉपिक्स हम कवर करेंगे हमारी वीडियो सीरीज में। आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि सबसे शुरुआती टॉपिक है और बहुत कम मेरे ख्याल से इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और दूसरा, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं देन कंसीडर किया जाता है कि आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ पता होना भी चाहिए। ओके, सो टॉपिक जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए ताकि आप मिस ना करें कोई भी नोटिफिकेशन हमारी तरफ से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गेट बैक इन द वीडियो। देखिए, सबसे पहले जो कुछ टर्म्स यहाँ पे हमने यूज किए हैं हम उन्हीं टर्म्स के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है कुछ वर्ड्स नए हैं जो आपने कॉमनली अब से पहले इस्तेमाल नहीं किए हैं। आप अगर 12th में आए हैं तो आपको दिखेंगे ये वर्ड्स यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कूलम्ब्स लॉ, ये साइंटिस्ट का नाम है, देयर इज अनदर थिंग, लेकिन आगे लिखा हुआ कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? हिंदी में स्थिर वैद्युत की बोलते हैं इसको। ये होता क्या है एक्चुअल में? देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, सीधी सीधी बात है। जहां इलेक्ट्रो वर्ड आ गया वहां पे चार्ज, करंट, पोटेंशियल, ऐसी बातें होने वाली हैं। ठीक है, ओके। सो इलेक्ट्रो प्लस साथ में दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज किया है इन्होंने, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है, स्टेट जो पोजीशन होती है, STAT। ओके, स्टेट पोजीशन का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी कि रुका हुआ किसी भी एक फिक्स पोजीशन के ऊपर अगर कोई चीज है देन दैट इज इन स्टेट पोजीशन। ओके, सो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी कि आपका जो चार्ज है अगर वो मूविंग नहीं है, एक पोजीशन के ऊपर रुके हुए हैं, देन किस तरीके से वो फील्ड जनरेट करेंगे या ऑलरेडी जनरेटेड फील्ड्स को किस तरह से वो डिस्टर्ब करेंगे। तो ये सारी बातें आप कहाँ पढ़ने वाले हैं? आप पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। बहुत ही कॉमन सी यहाँ पे बात करेंगे। कूलम्ब्स लॉ का हमने जिक्र किया है, तो कूलम्ब्स लॉ में हमने कहा है कि डिफाइंस फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। व्हाट डिड आई से? फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, यानी चार्ज पार्टिकल्स आपके पास होंगे, उनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा, कितना लगेगा। ठीक है, वो सारी बातें कौन करने वाला है? कूलम्ब्स लॉ करने वाला है। देखिए, चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उस पर कई सारे दूसरे फैक्टर्स भी काम कर रहे होते हैं। जो सबसे बेसिक फैक्टर है वो हमारा आता है नेचर, द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। यानी दो चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके बीच के फोर्स, यानी जो उनके बीच में फोर्स लग रहा है वो किस नेचर का होगा, किस तरह का होगा, किस टाइप का होगा। ये चीजें अफेक्ट करती हैं कि आपकी कैलकुलेशन प्लस में जाएंगी, माइनस में जाएंगी। यहाँ पे साइन चेंज होते हैं, कैसे होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं नेचर ऑफ फोर्सेस। देखिए, चार्ज की एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड में अगर चार्जेस हैं और सेम नेचर के हैं, देन वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, वेदर दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और नॉट, दैट डजंट मैटर, लेकिन अगर उनका नेचर डिफरेंट है देन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ 3 केसेस हमने बनाए हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, देन इन दिस केस कैसा फोर्स इन चार्जेस के बीच में लगने वाला है? आप समझ पा रहे हैं? अगर सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, दूर फेंकेंगे एक दूसरे से। डायरेक्शन ऑफ फोर्स देख पा रहे हैं? सिमिलरली नीचे आ जाइए, यहां पे ये चार्ज नेगेटिव है, ये चार्ज भी हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। इस केस में क्या होगा? सेम नेचर ऑफ चार्जेस हैं, क्या करेंगे एक दूसरे को? यहां भी सेम क्या होने वाला है? यहां पे भी रिपल्सन होने वाला है, यानी कि ये क्या करने वाले हैं? रिपेल करने वाले हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर आपके पास एक चार्ज यहाँ पे ये तो पॉजिटिव है और ये चार्ज आपका नेगेटिव है, यानी कि डिफरेंट नेचर के चार्जेस हैं, वेदर दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और नॉट, दैट डजंट मैटर, बट दे आर ऑफ ऑपोजिट नेचर। दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, एक जैसे नहीं है। इस केस में क्या होगा? इस केस में बोथ ऑफ दीज चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और यहां पे कैसा फोर्स लगने वाला है? यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इन दोनों के बीच में। और ऊपर वाले ये जो दोनों केसेस हैं, इन दोनों केसेस में आपका रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्सन यहां पे होगा और यहां पे होगा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरे ख्याल से केसेस समझ गए होंगे, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप एक बार रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं।
बहुत ज़्यादा बड़ा फिनोमेना नहीं है, बहुत ही कॉमन सा फिनोमेना है। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ की। हमारा मेन टॉपिक ही कूलम्ब्स लॉ है, इसी के बारे में हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करने वाले हैं। आप कैसे लिखेंगे और इस लॉ का मीनिंग क्या है, क्या इसके लिए होने वाला है, और एग्जाम में भी अगर आपको लिखना है तो कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी बात हम यहाँ पे करते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कहा कि डिफाइंस फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमने अलग से बात कर ली, लेकिन मैथमेटिकली हम इसे कैसे कहेंगे। देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके फोर्स को अफेक्ट करते हैं, कि कुछ फैक्टर्स आएंगे जो फोर्स को अफेक्ट करेंगे। कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? सबसे पहले तो जो आपका फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए हम दो चार्जेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितने चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं? 2 चार्ज पार्टिकल्स, ये ध्यान रहेगा। चलिए 2 चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? जैसे आपके पास चार्जेस थे ना, ये यहाँ पे, इसको Q1 और Q2 समझ लीजिए। तो 2 चार्जेस अगर आपके पास हैं, मान लीजिए अगर आपके पास चार्जेस हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं Q1 और Q2 अगर आपके पास चार्जेस हैं, तो जो फोर्स है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, इन दोनों का प्रोडक्ट। एंड दूसरे केस में जो हमारा फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए जैसे हमने डिस्टेंस को यहाँ पे स्मॉल r मान लिया, तो इन दैट केस द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ऑल्सो यू कैन से दैट द फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ ये होता है कि किसी भी क्वांटिटी का इनवर्स में स्क्वायर अगर आप प्रोपोर्शनल रखते हो, देन इन दैट केस दैट क्वांटिटी पोजेस इनवर्स स्क्वायर लॉ। ज्यादा माथाफोड़ी करने वाली बात नहीं है। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं देन हम कैसे लिखेंगे हमारे लॉ को? सो द कूलम्ब फोर्स कैन बी रिटन एज, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय F, बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी in the case of वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। स्केलर ही लिख लेते हैं। चलिए इसको लिखेंगे द F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं यू कैन से दैट दिस इज द Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ओके, दिस इज द क्वांटिटी। ऑल्सो अब प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हम ज्यादा देर तक कैरी नहीं करते, हम हटा देते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं द F इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over r square, and you know that the unit of force is Newton। ये हम जब इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तब हम इन चीज़ों को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन पढ़ेंगे, और भी ज़्यादा एक्सटेंडेड लेवल पे हम इनको पढ़ने वाले हैं। वैसे कई बुक्स में आप जैसे पहले K लिखते हैं, K इज़ द कॉन्स्टेंट, यानी कि जो फोर्स होने वाला है उसकी ओवरऑल वैल्यू ये आने वाली है 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये टर्म आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लेकिन आपको एक्सप्लेन कैसे करना है कुछ इस तरीके से आप बताएंगे कि सबसे पहले कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे, फिर इनवर्स जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है इसको हटा देते हैं कॉन्स्टेंट के साथ में, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 pi epsilon naught, वेयर अब बातें ये करनी है कि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या होता है, आर कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे नहीं एग्जिस्ट करता है, वो हम आगे की वीडियोस में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप समझ गए होंगे और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एज यूजुअल, जैसे कि हमेशा ही होती है। एंड इफ द वीडियो इज हेल्पफुल टू यू और आपने एंजॉय किया है लर्निंग को, देन यू मस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल and show us your support. Thank you very much. Have a great day.